आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से खुल जाएंगे तमाम स्कूल और कॉलेज। उत्तराखंड में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर राज्य के त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने यहाँ पर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 1 नवंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर सहमति जता दी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने पर लेकर दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर दिया है, जिससे ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़ यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। वही कैबिनेट बैठक में यहाँ पर सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी यहाँ पर गाइडलाइनों का यहाँ पर पालन करना होगा। वह राज्य में स्कूल खोलने को लेकर कैबिनेट ने करीब 1.5 घंटे तक यहाँ पर मीटिंग कैबिनेट में होती रही, चर्चा होती रही। वह चर्चा के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके बारे में लेकर सहमति जताई और थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर फंड की व्यवस्था से अलग से यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया गया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को दिए जाने वाले फंड से सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग संबंधी बाकी इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही कैबिनेट बैठक में 17 अन्य प्रस्तावों को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के सामने इस बैठक में यहाँ पर 18 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जबकि एक प्रस्ताव पर कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट पर यहाँ पर मोहर लगी है। वहीं पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को यहाँ पर पढ़ाई शुरू की जाएगी। वही कैबिनेट ने यहाँ पर 1 नवंबर के साथ राज्य के तमाम स्कूलों को खोलने को लेकर हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। साथ ही हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया है। राजस्थान में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है मंजूरी। राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी में 31,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय श्रेणी में 31,000 शिक्षकों की भर्ती करने के संबंध में यहाँ पर प्रस्ताव को मंजूरी दी। इनकी भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के आधार पर होगी। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सन 2020-21 के बजट के दौरान यहाँ पर कुल 53,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीक्षा काल में 881.61 करोड़ रुपए और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय भार सरकार पर आएगा। पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य की सरकारी नौकरियों में यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने स्टेट रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत साल 2022 तक पंजाब के करीब 1 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। वहीं पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में यहाँ पर बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद ने यहाँ पर पंजाब सिविल सर्विसेज यानी PCS की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने इसके अलावा यहाँ पर स्टेट रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत साल 2022 तक पंजाब के करीब 1 लाख से ज्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तेजी से नियुक्ति की जाएगी। वही मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज यानी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर वीमेन रूल्स 2020 को भी मंजूरी दे दी है। वही राज्य सरकार की इस योजना के तहत पंजाब की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और बोर्डर्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप A, B और C और D के पदों पर यहाँ पर 33% आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस फैसले को राज्य की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 15 अक्टूबर से चली है इन रूटों पर दर्जनों ट्रेनें। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस मार्च तक भारत में फैल गया था, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान केंद्र सरकार को करना पड़ा। तब से रेल सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी थी। जून में अनलॉक 1 के साथ ही ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन वह सिर्फ चुनिंदा रूटों पर था। अब अनलॉक 5 में ज्यादा डील मिलने
मिलने के बाद में धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। इसके तहत अब सेंट्रल रेलवे भी एक अहम फैसला लिया है। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक कोरोना काल में अभी सभी गतिविधियां सामान्य हो रही है, साथ ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ट्रेनों में भीड़ को कम किया जा सके, जिसके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत 15 अक्टूबर से यहाँ पर सब अर्बन ट्रेनों की संख्या यहाँ पर 453 से 481 की गई है, यानी 28 अतिरिक्त ट्रेनें यहाँ पर चलाई गई है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। वहीं दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए यहाँ पर गुजरात से यूपी और बिहार के यात्रियों के लिए यहाँ पर 15 अक्टूबर से 2 दर्जन ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे के मुताबिक यहाँ पर 30 नवंबर तक 27 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसमें 10 जोड़ी ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएगी, वहीं कुछ अन्य हिस्सों तक चलेगी। इसमें सूरत रेलवे स्टेशन से छूटने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें हैं, वहीं बांद्रा से राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली की गाड़ियाँ भी है और सूरत के रास्ते ये गुजरती हुई बिहार और उत्तर प्रदेश, और सूरत रेलवे स्टेशन से यहाँ पर उतना और छपरा, दानपुर, बनारस और भागलपुर के लिए यहाँ पर ये ट्रेनें चलाई जाएगी। वहीं रेलवे ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाते हुए फैशन सीजन को देखते हुए यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस के लिए ट्रेनों को चलाने का फिर से यहाँ पर फैसला किया है। ये ट्रेनें यानी कल से यानी 17 अक्टूबर से ये ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेगी। इसकी बुकिंग यहाँ पर 8 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अन्य ट्रेनों के संचालन पर भी रेलवे यहाँ पर विचार कर रहा है। भारत में कोरोना के ग्राफ में सुधार, 24 घंटों में अमेरिका और ब्राजील से कम हुई है मौतें। कुल 87% भारत में मरीज हो चुके हैं ठीक। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ अब सुधर रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ब्राजील से कम मौतें हुई है। भारत में बीते दिन यहाँ पर कोरोना से 780 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में यहाँ पर 970 और 716 यहाँ पर मौतें हुई है। इससे पहले हर दिन भारत में सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा यहाँ पर आ रहा था, लेकिन भारत अब कोरोना को नियंत्रण में करता दिख रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा मामले अब भी हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों के अंदर भारत में 67,708 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 81,514 मरीज भारत में ठीक भी हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,07,000 पार हो चुकी है। इनमें 1,11,267 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं भारत में रिकवरी मामलों की संख्या 63,83,000 पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 8,12,000 पर आ गई है। वहीं संक्रमणों के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में यहाँ पर 6 गुना ज़्यादा है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर और रिकवरी रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ पर इन राज्यों में रिकवरी रेट भी सबसे ज़्यादा है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में ही है। महाराष्ट्र में यहाँ पर लगभग 4 लाख के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। वहीं रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट भारत में आ रही है। भारत में यहाँ पर मृत्यु दर 1.52% पर आ गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में 11% हो गई। इसके साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में 87% है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं आयुष्मान के मुताबिक 14 अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 9 करोड़ 12 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11,36,183 सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त, 15 अक्टूबर से नहीं चला सकेंगे डिजिटल जनरेटर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में जरूरी व आपात सेवाओं को छोड़कर डिजिटल जनरेटरों का इस्तेमाल पर यहाँ पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत यहाँ पर 15 अक्टूबर से वायु प्रदूषण को लेकर ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं हाईवे एवं मेट्रो जैसी परियोजनाओं में निर्माण कार्य के लिए पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यहाँ पर मंजूरी लेनी होगी। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यहाँ पर आज से यहाँ पर जनरेटर और सेट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले सभी क्षमताओं की बिजली पैदा करने वाले जनरेटर पर यहाँ पर पाबंदी ये लागू रहेगी। वही डीपीसीसी ने कहा है कि ग्रेप के तहत राजधानी में गुरुवार से यहाँ पर जनरेटर के इस्तेमाल को पूर्णतः यहाँ पर
प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भाई इसके मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह नियम लागू हो जाता है। इसे 2017 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिवार्य किए गए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण को यहाँ पर लागू करने को अधिसूचित यहाँ पर किया गया है। आवश्यक सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल और स्वास्थ्य सेवाएं और एलिवेटर और दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे और रेल सेवाएं और नेशनल इम्पोर्टिंग सेंटर द्वारा संचालित डाटा सेंटर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र के जरिए एनसीआर में चल रहे सभी 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के आसपास चल रहे इन थर्मल पावर प्लांट्स का दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान है। वही दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांटों को बंद कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने दीपावली से पहले पटाखा विक्रेताओं के लिए जारी किए हैं नए दिशा निर्देश। कर्नाटक सरकार ने पटाखों की बिक्री के लिए दिवाली पर यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत पटाखा विक्रेता को प्रतिदिन सैनिटाइजर और साफ सफाई करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और दीपावली के दौरान विक्रेताओं द्वारा इसे सख्ती से लागू करना होगा। वही दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि विक्रेताओं को लोगों की बड़ी संख्या में अपनी दुकानों के आसपास इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वही सरकार ने यहाँ पर ये नियम लागू कर दिए हैं, जिसके कारण यहाँ पर अब पटाखा विक्रेताओं को यहाँ पर कई दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों के अनुसार केवल अधिकृत डीलरों से ही यहाँ पर पटाखे बेचने की अनुमति इनको दी गई है। केवल 1 से 17 नवंबर के बीच ही पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। वही पटाखा विक्रेताओं को यहाँ पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, वही जिससे सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। पटाखे की दुकानों को केवल खुली जगह पर ही संचालित किया जाना चाहिए, ना कि भीड़ वाली जगह पर। इसके पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।